तीसरे मिनट ही देवराज चौहान कार पर व्यस्त सड़क पर जा रहा था। उसके चेहरे पर सख्ती छाई हुई थी, आंखों में क्रोध था। श्याम पोटे की सूरत आंखों के सामने आ रही थी। वो इस बात का ध्यान रख रहा था कि उसका पीछा तो नहीं किया जा रहा। 20 मिनट में उसने जान लिया कि कोई उसके पीछे नहीं है। तसल्ली होने के बाद देवराज चौहान ने कार को सड़क के किनारे रोका और विनय बरूटा को फोन किया। बात होते ही देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारी बारी है। तो वो गोपाल पोटे तुम तक पहुंच गया? उधर से विनय बरूटा ने कहा, उसका भाई श्याम पोटे, वो मुझ तक पहुंचा। उसने यही कहा कि वो गोपाल का भाई है। वानखेड़े ने जो हुलिया बताया था गोपाल पोटे का, भाई होने के नाते श्याम पोटे से उसका हुलिया काफी मिलता था। उसने ये भी कहा कि रात गोपाल मारा गया, गोलियां लगी उसे, वो अपनी गलती से मरा। वानखेड़े ने बताया था कि गोपाल पोटे बहुत खतरनाक इंसान है। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि श्याम पोटे बहुत खतरनाक इंसान है। उसमें अजीब सा पागलपन है। दोनों भाई पेशेवर हत्यारे हैं। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका? वो मेरा बहुत कुछ बिगाड़ने का दम रखता था, लेकिन उसकी चल नहीं सकी। जगमोहन को कंधे में गोली लगी है। ओह, ये तो बुरी खबर है। अब श्याम पोटे कहाँ है? वो बच निकला। ये तो और भी गलत हो गया। उसके पास सबकी एड्रेस हैं, तस्वीरें हैं। उस लड़की ने दिए हैं जो खुद को नाइट क्वीन कहती है। ये श्याम पोटे ने बताया। मेरा पक्का ख्याल बन चुका है कि इसके पीछे जैम डिमोरा ही है और वो हांगकांग से पाकिस्तान में जा बसा है। पाकिस्तान में? हाँ। श्याम पोटे का कहना है कि लड़की के अनुसार जो ये काम करा रहा है वो पाकिस्तान से है। हम सब हांगकांग गए थे, जैम डिमोरा के हीरे जवाहरातों का संग्रह लूटा। मैगी ने हमारी मदद की। ऐसे में मैगी की जरूरत जैम डिमोरा को ही हो सकती है। श्याम पोटे मुझसे मैगी के बारे में भी पूछ रहा था। देवराज चौहान ने कहा, तुम सतर्क रहना, अब तुम्हारी बारी हो सकती है। उसे मेरे ठिकाने का पता है, इसलिए मैं अपनी जगह छोड़ रहा हूं। 1 मिनट, मुझे सब कुछ बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मोटे तौर पर मैंने बता दिया है। खुलासा बताओ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। दोनों पोटे भाई बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। वो तुम तक भी पहुंच। इस वक्त मैं अपने ठिकाने पर नहीं हूं। विनय बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मुझे बताओ, जब शाम पोटे आया तो क्या हुआ? वो पहले जगमोहन के पास पहुंचा था, तब मैं बंगले की तरफ आ रहा था। फिर देवराज चौहान ने विनय बरूटा को सारी बात बताई। देवराज चौहान के चुप होने पर उधर से विनय बरूटा ने कहा, तो नाइट क्वीन का मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है? हाँ। फिर तो कोई समस्या नहीं, उस तक आसानी से पहुंचा जा। तुम गलत सोच रहे हो। नंबर अवश्य है, परंतु उसे फ़ोन करना उसे सतर्क करने जैसा होगा। हम उसे फ़ोन करके कहीं भी बुला नहीं सकते। वह हमारी बात तक नहीं सुनेगी, क्योंकि हम उसके लिए अनजान लोग हैं। और भी तो रास्ते हैं। क्या? तुमने बताया था वो सोसाइटी गर्ल है। हाँ, श्याम पोटे ने भी मुझे यही कहा था। देवराज चौहान बोला। कई सोसाइटी गर्ल्स से मेरी पहचान है। देवराज चौहान के होंठ से कुड़े। हम उनसे पूछताछ कर सकते हैं। क्या पूछताछ करेंगे? हमें तो नाइट क्वीन का हुलिया तक नहीं पता। नाइट क्वीन का फ़ोन नंबर बताकर पूछ सकते हैं कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। तुम जिससे पूछोगे क्या पता वो फ़ोन नंबर उसी का हो। इस तरह नाइट क्वीन को नहीं ढूंढा जा सकता। पर यह बेहतर होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी गर्ल के फ़ोन नंबर हासिल करें। इस तरह शायद हमें नाइट क्वीन का वो नंबर मिल जाए जो हमारे पास है, और हम उसे पहचान लें।
ये आइडिया अच्छा है, विनय बरूटा ने दूसरी तरफ से कहा। तुमने क्या सोचा था? कैसे उसे तलाश करोगे? अभी सोचने का वक्त ही नहीं मिला। कुछ देर पहले तो मैं श्याम पोटे से उलझा हुआ था। क्या ख्याल है, हम मिलें, नाइट क्वीन को ढूंढते हैं? विनय बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। वो हाथ में आ गई तो हम इस मामले की तह तक पहुंच सकते हैं। अगर मामले में जैम डिमोरा है तो हमें मिलकर ही काम करना चाहिए। 6 हत्याएं करने के लिए पोटे ब्रदर्स को 200 करोड़ दिए जा रहा है, तो इस मामले के पीछे जैम डिमोरा का होना संभव है। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हम जिंदा हैं। इसलिए वो तुमसे अपना हीरे जवाहरातों का संग्रह भी लेना चाहेगा, देवराज चौहान बोला। हाँ, उसे लिए बिना वो चैन से नहीं रहेगा। उस संग्रह में तो उसकी जान बसती है। दूसरी तरफ से विनय बरूटा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें तेजी दिखानी होगी वरना जैम डिमोरा हम पर भारी पड़ सकता है। ठीक है, हम मिलकर इस काम को करते हैं। कहाँ आते हो? 2 घंटे बाद ताज होटल के बाहर मिलना। 2 घंटे बाद क्यों? मुझे वो जगह छोड़नी है जहाँ मेरा ठिकाना है। वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान उठाना है। इतना वक्त लग जाएगा। ठीक है, 2 घंटे बाद ताज होटल के बाहर मिलेंगे, देवराज चौहान ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। कार सड़क किनारे खड़ी कर रखी थी। स्टीयरिंग सीट पर बैठा सड़क पर आते जाते वाहनों को देखने लगा। श्याम पोटे से वो खुद टकरा चुका था और समझ में आ गया था कि आसानी से इस मामले से पीछा नहीं छूटने वाला। अगर पोटे उसकी पकड़ में रहता तो तब मामला आसान होता। तब उसके पीछे भी नहीं भागना तब उसके पीछे भी नहीं भाग सकता था, क्योंकि वो जगह उसके बंगले के पास थी। इस तरह वो अपने पड़ोसियों की नज़र में आ सकता था। नाइट क्वीन नाम की उस लड़की तक पहुंचना जरूरी था। तभी पता चल सकता था कि मामला क्या है। जो गोली जगमोहन के कंधे में लगी वो उसकी छाती में भी लग सकती थी। देवराज चौहान नहीं चाहता था कि ऐसा वक्त फिर आए। पोटे भाइयों के पास अपने शिकारों के पते मौजूद थे। जिसने उसे सबके पते दिए, स्पष्ट था कि वो इंसान काफी देर से इस काम पर लगा हुआ था, तभी सबके पतों को इकट्ठा कर सका, जबकि उसके पते को पाना बेहद कठिन था। इसी तरह शायद विनय बरूटा के पते को जान पाना भी आसान नहीं था। परंतु पोटे भाइयों को काम देने वाले के पास पते थे। ऐसा गहरा काम जैम डिमोरा के बस का ही था। पोटे का ये कहना कि जिसका वो काम कर रहा है वो पाकिस्तान में रहता है। देवराज चौहान ने मैगी को फोन किया। बात हुई। सब ठीक तो है? बात होते ही मैगी ने बेसब्रेपन से पूछा। सब ठीक है मैगी, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। जहां तुम हो वहां अपने को सुरक्षित समझती हो? हाँ, यहाँ ठीक है। इस परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे कौन लगते हैं ये? मेरा जो रिश्ता तुमसे है वही रिश्ता इस परिवार से है। समझी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी जैम डिमोरा ने पाकिस्तान में बसने की बात तुमसे कही थी? पाकिस्तान में रहने की बात तो उसने कभी नहीं कही। मतलब कि उसने पाकिस्तान बसने का इरादा कभी नहीं किया था? नहीं। चाहे तो वो पाकिस्तान में बस सकता था। क्यों नहीं? पाकिस्तान में उसकी ढेरों पहचान वाले हैं। उसकी ड्रग्स ज़्यादातर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ही आती रही है। पाकिस्तान तो उसके लिए हिंदुस्तान जैसा ही है। मैगी का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। ठीक है, यही पूछना था, देवराज चौहान बोला। कोई नई बात हुई जैम डिमुरा की तरफ से? सब ठीक है, आने वाले वक्त में सब ठीक हो जाएगा। तुम अभी बाहर मत निकलना, सावधानी के नाते। मैं समझती हूँ। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद किया, फिर वानखेड़े को फ़ोन किया। वानखेड़े का फ़ोन व्यस्त आ रहा था। 2-3 बार कॉल करने पर फ़ोन लगा, फिर बात हुई। देवराज चौहान उसे श्याम पोटे के बारे में बताने लगा। अगला दृश्य।
देवराज चौहान के बंगले से निकलकर श्याम पोटे सीधा भागकर कुछ दूर खड़ी अपनी कार तक पहुंचा। टांग पर कुर्सी लगने की वजह से टांग में दर्द हो रहा था। अब तक उसने इतना देख लिया था कि पीछे देवराज चौहान नहीं आ रहा था। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि देवराज चौहान पीछे आ रहा है या नहीं। पोटे अपनी कार तक पहुंच जाना चाहता था क्योंकि कार के डैशबोर्ड में रिवॉल्वर मौजूद थी। वो कार के पास पहुंचा और चाबी लगाकर स्टार्ट करने के बाद कार दौड़ा दी। चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। उसका दिल तो कर रहा था कि वापस जाकर देवराज चौहान को भून दे, परंतु देवराज चौहान से अच्छा खासा टकराव हो चुका था। इस वक्त वो सतर्क होगा। अब फौरन देवराज चौहान पर हमला करना ठीक नहीं था। उसे इतना वक्त देना चाहिए कि वो लापरवाह हो जाए। परंतु श्याम पोटे को अपनी एक भूल का एहसास हो चुका था। वो भूल थी गोपाल को मारना। जो गलती गोपाल से हुई थी वो गलती उससे भी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर वानखेड़े को गोपाल का नाम और चेहरा पता चल गया था, तो इधर देवराज चौहान को उसका नाम पता चल गया था। उसे अच्छी तरह से देख भी लिया था। जैसे वानखेड़े ने देवराज चौहान को गोपाल के बारे में बताया, वैसे ही देवराज चौहान वानखेड़े को उसके बारे में बता देगा। यानी कि पुलिस को पता चल जाएगा कि ये काम पोटे भाइयों का है। उसका नाम भी पुलिस को पता चल जाएगा, गोपाल पोटे, श्याम पोटे। यानी कि इस तरह पुलिस आसानी से उसे तलाश कर सकती है। ऐसे में श्याम पोटे को गोपाल की कमी खली कि वो पास होता तो वे कुछ बेहतर सोच पाते। उसने गोपाल को मारने में जल्दी कर दी। कार दौड़ाते श्याम पोटे के मस्तिष्क में विचारों का बाजार लगा था। उसने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड खोला और भीतर पड़ी रिवॉल्वर निकालकर जेब में डाल लिया। देवराज चौहान से फिर निपट लेगा। वो बचने वाला नहीं। इस बार मैगी के बारे में नहीं पूछेगा। सारी गड़बड़ मैगी को पूछने को लेकर हुई। इससे सामने वाले को मौका मिल जाता। सारी गड़बड़ मैगी को पूछने को लेकर हो रही थी। इससे सामने वाले को मौका मिल जाता था। गोपाल ने भी यही बात कही थी कि मैगी को ना पूछना होता तो वानखेड़े को सीधा सीधा शूट कर देता। अब वो मैगी के बारे में नहीं पूछेगा, सबको सीधा शूट कर देगा। श्याम पोटे का इरादा इस वक्त आराम करने का जरा भी नहीं था। देवराज चौहान उसके हाथों से जिंदा बच निकला था। ये बात उसे नश्तर की तरह चुभ रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि इस मामले का पहला शिकार करना चाहा कि वो बचा रह गया, परंतु अब वो सीधा विनय बरूटा के ठिकाने पर जाना चाहता था। 3 दिन पहले विनय बरूटा का वो ठिकाना देख चुका था जो तस्वीर के पीछे लिखा था। देवराज चौहान की बची कसर विनय बरूटा पर निकाल देना चाहता था। कुछ नहीं पूछेगा विनय बरूटा से। अगर वो वहां मिल गया, सामने पड़ गया, तो सारी की सारी गोलियां उसकी छाती में उतार देगा। इस विचार के साथ ही श्याम पोटे को कुछ राहत मिली। कार चलाते पोटे का चेहरा पसीने से भरा पड़ा था। जेब से रुमाल निकालकर उसने अपना चेहरा साफ किया। गोपाल पास होता तो मुझे सहारा मिलता। मैंने जल्दी कर दी उसे मारने में। श्याम पोटे बड़बड़ा उठा। तभी पोटे का फोन बजने लगा। ड्राइव करते करते पोटे ने जेब में से फोन निकाला और बात की। दूसरी तरफ नाइट क्वीन थी। मजा नहीं आया श्याम पोटे साहब, नाइट क्वीन की आवाज कानों में पड़ी। मजा कैसे आएगा? इतनी दूर रहकर बात करोगी तो मजा नहीं आएगा। पास आओ, करीब बैठो, फिर मजा ही मजा है। जितनी आशा तुमसे लगाई थी वो बेकार होती जा रही है। जल्दबाजी मत करो, ये काम जल्दी जल्दी पूरे नहीं होते। देवराज चौहान को भी नहीं मार सके तुम? खूब नजर रखवा रही हो मुझ पर, श्याम पोटे ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चौहान की फिक्र मत करो, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए बच गया कि वो दमखम वाला है। तुमने गोपाल को मारने में जल्दी की। वो तुम्हारे पास होता तो ठीक रहता। मानी तुम्हारी बात, पर कोई समस्या नहीं है मुझे। तुम्हारे काम पूरे होते जाएंगे। बार बार फोन मत किया करो। इंतजार करना सीखो। कोई एक बार बच जाता है तो दोबारा नहीं बचेगा, छोटे ने सख्त स्वर में कहा। इंस्पेक्टर वानखेड़े जानते हो कहाँ है? उधर से नाइट क्वीन ने पूछा।
नहीं मालूम। उसे साथी पुलिस वालों ने सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है और वो जगह मुझे मालूम है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? श्याम पोटे हौले से हंस पड़ा। जानना नहीं चाहोगे कि इंस्पेक्टर वानखेड़े है कहाँ? अभी नहीं, मैं व्यस्त हूं इस समय। क्या है तुम्हारी व्यस्तता? मैं भी तो जानूं। मैं विनय बरूटा की तरफ जा रहा हूं, उसके उस ठिकाने पर जिसका पता तस्वीर के पीछे लिखा था। तस्वीर के पीछे 3 पते लिखे थे विनय बरूटा के। तुम किस पते पर जा रहे हो? उस पते पर जो सबसे ऊपर लिखा है। हाँ, वो उसका खास ठिकाना है। परंतु तुम देवराज चौहान से टक्कर लेकर थक गए होगे। मेरे ख्याल में तुम्हें आराम करके विनय बरूटा की तरफ जाना चाहिए। तुम्हारे शब्दों में वो हैवी लाइसेंस है। इस बार मैगी के बारे में पूछकर वक्त खराब नहीं करूंगा। सारी गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। तुम्हारे लिए एक नया मैसेज आया था सुबह। नया मैसेज? क्या मतलब? ये मैसेज उसने भेजा है जिसने 100 करोड़ तुम्हें एडवांस में दिया है। वो है कौन? काम की बात करो। तुम्हारे लिए 100 करोड़ और कमाने का मौका है। 100 करोड़? हाँ। मैगी के बारे में भी जान लेते हो तो 150 करोड़ फालतू का, 200 करोड़ के अलावा। श्याम पोटे के होंठ सिकुड़े। अपनी बात पूरी कहो। उस आदमी ने मैसेज दिया है कि श्याम पोटे से कहो विनय बरूटा से यह जानने की चेष्टा करे कि जैम डिमोरा का हीरे जवाहरातों का संग्रह उसने कहाँ रखा है। इस बात को जान लेने की एवज में तुम्हें 100 करोड़ अलग से मिलेगा। जैम डिमोरा? श्याम पोटे कह उठा। तो उस आदमी का नाम जैम डिमोरा है जिसका मैं काम कर रहा हूं। तुम फिर फालतू बात करने लगे। जिंदगी में कभी कभी मौका मिलता है दौलत कमाने का। चूको मत। मैगी के बारे में जान लेते हो तो 50 करोड़ अलग से। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। नाइट क्वीन की आवाज़ पोटे के कानों में पड़ी। तो नौबत ये आ गई है कि तुम मुझे सलाह दोगी। पसंद आए तो रखना, नहीं तो फेंक देना। बोलो। अकेले काम करने में तुम्हें दिक्कत आ सकती है। अच्छा यही होगा कि इस काम में अपने साथ 2-4 लोग रख। मैंने हमेशा अकेले ही काम निपटाए हैं। इस बार मामला बड़ा है, खतरा ज्यादा है। तूने गोपाल को भी मार दिया। कार ड्राइव करते श्याम पोटे ने फोन कान से लगाए रखा। चेहरे पर सोच के भाव जरूर थे। जरूरी नहीं कि तू मेरी बात माने, पर मैंने ठीक कहा। बात तो तेरी ठीक लगी, श्याम पोटे ने शांत स्वर में कहा। याद रखना, विनय बरूटा से पूछना है कि जैम डिमोरा के हीरे जवाहरातों का संग्रह कहाँ है। मालूम कर लिया तो 100 करोड़ अलग से मिलेंगे। पैसे कमा, ऐसे मौके बार बार नहीं। हीरे जवाहरातों का संग्रह का क्या चक्कर है? मेरे को जो बात पीछे से कही जाती है वो मैं तेरे को कह देती हूँ। नाइट क्वीन ने उधर से कहा। मतलब कि तेरे को भी नहीं मालूम? नहीं। जैम डिमोरा सीधा मुझसे बात क्यों नहीं करता? श्याम पोटे बोला। वो अपनी शान के खिलाफ समझता है इस बात को कि तुमसे बात करे, जबकि बात करने वाले उसके पास ढेरों लोग हैं। वो अपने को बड़ी चीज समझता है। वो है भी। भाड़ में जाए। मैं ऐसे लोगों की जरा भी परवाह नहीं करता। तुम कब से उसके लिए काम कर रही? इस बार काम पूरा करना। अगर विनय बरूटा वहां मिला तो अब तुमने हीरे जवाहरातों को पूछने का चक्कर बीच में डाल दिया है कि। मत पूछना। सीधा साधा उसे मारा तो 100 करोड़ गवा दोगे। इसके साथ ही नाइट क्वीन ने फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। जब देवराज चौहान का फोन आया तब विनय बरूटा एक रेस्टोरेंट के केबिन में बैठा लंच कर रहा था, और अभी आधा लंच ही किया था।
देवराज चौहान से बात करने के बाद विनय बरूटा ने लंच छोड़ दिया था। मन ही नहीं किया लंच करने का। देवराज चौहान पर जानलेवा हमला हो गया था जैम डिमोरा की तरफ से, और उसने ठीक कहा था कि अब उसकी बारी है। अच्छी बात यह रही कि देवराज चौहान को नाइट क्वीन का फ़ोन नंबर मिल गया था। विनय बरूटा ने वेटर को बुलाकर पेमेंट दी, टिप दी। वेटर परेशान सा दिखा कि यह आदमी लंच को बीच में ही छोड़े जा रहा है। उसकी परेशानी भांप कर बरूटा ने कहा कि ज़रूरी काम है, जाना पड़ेगा। बाहर आकर बरूटा अपनी कार में बैठा और अपने खास ठिकाने की तरफ कार दौड़ा दी। जगमोहन को कंधे में गोली लगी। देवराज चौहान को अपना ठिकाना छोड़ना पड़ा, यानी कि हालात गंभीर हो गए थे वहां। देवराज चौहान के पास गोपाल पोटे नहीं, उसका भाई श्याम पोटे आया था। ये दो भाई हैं जो पेशेवर हत्यारे हैं। देवराज चौहान की कही बातें एक एक करके उसके दिमाग में आ रही थी। जैम डिमोरा खुद मैदान में नहीं था, वो अपना मामला निपटाने के लिए पेशेवर हत्यारों की सहायता ले रहा था। जैम डिमोरा कभी बरूटा का दोस्त रहा था। बरूटा जानता था कि जैम डिमोरा के पास न तो दौलत की कमी है न ताकत की। वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। हर चीज उसकी पहुंच में थी। उसके हीरे जवाहरातों का दुर्लभ संग्रह अब उसके पास पहुंच चुका था, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए कही जाती है, परंतु बरूटा जानता था कि वो बेशकीमती है। दुनिया के बाजार में अगर उसकी नीलामी की जाए तो 10,000 करोड़ की वसूली हो जाए। जैम डिमोरा को अपने हीरे जवाहरातों का दुर्लभ संग्रह बहुत प्यारा था। सारी उम्र दुनिया भर में घूम घूम कर हीरे जवाहरातों को इकट्ठा करके इस संग्रह को तैयार किया था, और इस बात को कैसे सह सकता था कि कोई दूसरा इसका मालिक बन जाए। मैगी की मेहरबानी से देवराज चौहान मैगी के वॉल्ट में डकैती कर सका था। मैगी साथ न देती तो ये मुमकिन ही नहीं था। तब जैम डिमोरा एकाएक बिखर सा गया था, लेकिन अब वो फिर मैदान में था। विनय बरूटा जानता था कि ये सिलसिला तब तक लंबा चलेगा जब तक कि जैम डिमोरा उनके हाथों मारा नहीं जाता, या वो देवराज चौहान और मैगी जैम डिमोरा के हाथों मारे नहीं जाते। जैम डिमोरा अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता था। विनय बरूटा जैम डिमोरा की आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ था। ऐसे में वो चाहता था कि देवराज चौहान उसका साथ दे और जैम डिमोरा को खत्म किया जा सके, वरना जैम डिमोरा के साथ घात प्रतिघात चलता रहेगा और इस तरह जीवन का चैन कम होता चला जाएगा। देवराज चौहान भी जैम डिमोरा से निपट लेना चाहता होगा। इन्हीं सोचों में उलझे विनय बरूटा ने कार को गुलाबी रंग की मैली सी दिखने वाली इमारत के बाहर रोका। इमारत काफी बड़ी थी। बड़ा सा गेट था और देखने में लगता था जैसे वो वीरान पड़ी हो, परंतु ये इमारत विनय बरूटा का मुख्य ठिकाना थी। कार को भीतर ले जाने की पर्याप्त जगह थी, पर उसे बाहर ही खड़ा करके गेट की तरफ बढ़ गया। सामने सड़क पर इक्का दुक्का वाहन जा रहे थे। यह इमारत मुख्य सड़क से हटकर थी। यहाँ ट्रैफिक ना के बराबर ही होता था। बरूटा ने गेट को धकेला और भीतर प्रवेश करता चला गया। यहां से उसने कागजों की एक फाइल और नोटों से भरा ब्रीफकेस उठाना था। नोटों की तो उसे ज्यादा चिंता नहीं थी, परंतु कागजों की वो फाइल किसी के हाथ लग जाती तो उसकी सारी दौलत हाथ से जा सकती थी। अगर फाइल को ठिकाने पर सुरक्षित रखा होता तो जुदा बात थी, परंतु आज सुबह ही उस फाइल को देख रहा था और उसे उसी टेबल पर छोड़ आया था। विनय बरूटा ने मुख्य दरवाजा न खोलकर इमारत के बाईं तरफ वाला दरवाजा, जो कि लोहे का था, चाबी से खोला और भीतर प्रवेश करके दरवाजे पर कुंडी लगा दी और निश्चितता भरे अंदाज में आगे बढ़ा और ऊपर जाती सीढ़ियां चढ़ने लगा। चेहरे पर सोचें दौड़ रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि भीतर कोई हो सकता है। ये उसका मुख्य ठिकाना था। यहाँ के बारे में कोई नहीं जानता था। बाहर से इमारत की हालत जितनी खराब थी, भीतर से उतनी ही बेहतर थी। सीढ़ियां चढ़ता पहली मंजिल को पार करके दूसरी मंजिल पर पहुंचा। सामने बेड सजा था हॉल में। एक तरफ सोफा चेयर थी, दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल रखी हुई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो 10 बजे छोड़कर बाहर गया था। आगे बढ़ते हुए बरूटा ने एक अन्य दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। यह बड़ा सा कमरा था। फर्श पर कारपेट बिछा था। एक तरफ बेड लगा था।
उसी बेड पर वो फाइल रखी नजर आ गई जिसके लिए वो वहां आया था, परंतु बरूटा ठिठक कर रह गया। आंखें सिकोड़े दीवार में फिट एसी को देखने लगा जो कि चल रहा था। कमरे में ठंडक थी। कई पल ऐसे ही बीत गए। विनय बरूटा इस उलझन में पड़ गया कि क्या वो एसी चलता छोड़ गया था। ऐसा तो उसने पहले कभी नहीं किया था, पर वो एसी चलता छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसा करना उसकी आदत नहीं थी। उसने कमरे में निगाह दौड़ाई, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखा। विनय बरूटा की आंखें सिकुड़ी रहीं, फिर अपनी जगह से हिला और बेड पर रखी फाइल उठाकर उसे देखने लगा। कुछ क्षण उसे देखता रहा। सब ठीक था। उसने फाइल वापस रखी और आगे बढ़कर एसी ऑफ किया और कमरे से बाहर वापस हॉल में पहुंचा और सब तरफ देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा कि हमेशा होता है। शायद वो खुद ही एसी चलता छोड़ गया होगा। उससे चूक हो गई होगी, ऐसा उसने सोचा। इस सोच के साथ ही वो आगे बढ़ा और हॉल के दूसरी तरफ लगते दरवाजे को खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। यहां पर एक तिजोरी रखी नजर आई। स्टडी टेबल के अलावा दीवार पर लगी शेल्फों में किताबें रखी थीं। उसने तिजोरी के ऊपर रखा ब्रीफकेस खोला तो वो नोटों से भरा पड़ा था। उसे बंद करके ब्रीफकेस के साथ कमरे से बाहर आया। फिर ब्रीफकेस नीचे फर्श पर रखा और पहले वाले कमरे में जाकर फाइल लाया और तिजोरी वाले कमरे में जाकर उसे तिजोरी में रखा और बाहर आ गया हॉल में। जो काम करने आया था वो पूरे हो गए थे। अगले ही पल बरूटा बुरी तरह चौंका। फर्श पर रखा ब्रीफकेस गायब था। वहां था ही नहीं। अभी तो रखा था। विनय बरूटा की आंखें हर तरफ घूमती चली गई। ब्रीफकेस कहीं नहीं दिखा। बरूटा हक्का बक्का सा खड़ा का खड़ा ही रह गया। कहाँ गया? सिर घूम चुका था विनय बरूटा का। कोई है यहां। उसी ने इसी चलाया था। उसी ने ब्रीफकेस उठाया। तभी विनय बरूटा के शरीर में अजीब सा तनाव भरता चला गया। उसकी सांसों से ब्रेड के जलने की स्मेल टकराई। कोई किचन में है। बरूटा ने तुरंत रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और दबे पांव किचन की तरफ बढ़ा। उसके होंठ भिजे हुए थे। मस्तिष्क में एक ही बात आ रही थी कि क्या इतनी जल्दी श्याम पोटे यहां आ पहुंचा है। कुछ देर पहले तो वो देवराज चौहान के सामने पड़ा था। अब इतनी जल्दी उस तक कैसे पहुंच सकता है। किचन में पहुंचते ही विनय बरूटा ठिठक गया। नजरें पूरे किचन में गईं। वहां कोई नहीं था, परंतु किचन में ब्रेड गर्म करने की स्मेल फैली हुई थी। फ्राइंग पैन गैस चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था। विनय बरूटा फौरन गैस चूल्हे के पास पहुंचा। फ्राइंग पैन में ब्रेड का जरा सा बुरादा पड़ा दिखा। बरूटा ने फ्राइंग पैन को छुआ, वो गर्म था। बरूटा फौरन पलटा और किचन के दरवाजे को देखने लगा। कोई यहाँ था और वो श्याम पोटे नाम का हत्यारा ही हो सकता था। रिवॉल्वर थामे बरूटा बेहद सावधानी से किचन के दरवाजे के बीचों बीच आ खड़ा हुआ और पूरे हॉल में नजरें दौड़ाई। आखिरकार उसकी निगाह डबल बेड पर जा टिकी। वहां ब्रीफकेस रखा हुआ था और वो खुला हुआ था। नोटों की गड्डियां नजर आ रही थी। बरूटा के होंठ भिज गए। वो समझ गया कि श्याम पोटे बहुत शातिर और चालाक है। वो किचन के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। रिवॉल्वर वाला हाथ उठा हुआ था कि फौरन इस्तेमाल कर सके। इसी सन्नाटे में 2 मिनट बीत गए। सब कुछ शांत रहा। कोई आहट नहीं उभरी। विनय बरूटा आगे बढ़ा और सतर्कता से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आसानी से वो हॉल को पार करके दरवाजे तक पहुंच गया। पलट कर देखा, परंतु कोई नजर नहीं आया। लेकिन वह जानता था कि खतरा है और वह जो भी है आसपास ही है। बरूटा का इरादा इमारत से बाहर निकलकर उसके बाहर आने का इंतजार करने का था। जिस दरवाजे से बरूटा भीतर आया था उसने वो दरवाजा खोला कि बाहर निकल सके, परंतु तभी दरवाजा खोलते ही बाहर से रिवॉल्वर वाला हाथ आगे आया और नाल उसकी पीठ से आ सटी। जरा भी हिलना मत। श्याम पोटे का खतरनाक स्वर विनय बरूटा के कानों में पड़ा। बरूटा ने सामने देखा। श्याम पोटे से नजरें मिली। श्याम पोटे ने हाथ बढ़ाकर उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई पकड़ते हुए कहा, रिवॉल्वर गिरा दो वरना मैं गोली चला दूंगा। स्वर में दरिंदगी भरी थी। विनय बरूटा ने हाथ की उंगलियां खोली तो रिवॉल्वर फर्श पर जा गिरी। घूमो, वापस कमरे में चलो।
जहां चालाकी की वहीं तुम्हें गोली लग जाएगी। बरूटा घूमा और वापस हॉल में जाने लगा। उसके होंठ भिज भिज गए थे। तभी उसे लगा कि पीछे ये आदमी नहीं आ रहा, तो उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखना चाहा कि तभी सख्त आवाज उसके कानों में पड़ी। पीछे मत देखो, हॉल के बीच जाकर रुको। बरूटा आगे बढ़ता रहा। मैं जानता था कि अब तुम बाहर आना चाहोगे, श्याम पोटे ने कहा, और मेरा ख्याल ठीक निकला। बरूटा हॉल के बीच जाकर रुका और पलटा। तब श्याम पोटे को नीचे से उसकी गिरी रिवॉल्वर उठाते देखा। तुम श्याम पोटे हो? बरूटा ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ हूं। श्याम पोटे के चेहरे पर सख्ती थी। कुछ देर पहले तुम देवराज चौहान के पास थे, अब मेरे पास भी पहुंच गए? विनय बरूटा ने कहा। हैरानी है कि देवराज चौहान ने तुम्हें फोन करके बता दिया कि लगता है वहां से भागकर सीधा मेरे पास ही आए हो। भागकर? ठीक है, भागकर ही आया, सब चलता है। वहीं खड़े श्याम पोटे विनय बरूटा को देखे जा रहा था। मुझे आशा नहीं थी कि तुम मिल जाओगे, परंतु मिल गए। ऊपर से आ गए तुम। 10 मिनट पहले ही मैं यहाँ पहुंचा। तुम नहीं थे तो सोचा कुछ खा लूं। ब्रेड गर्म किए तो तुम ऊपर से आ गए। इत्तेफाक से, विनय बरूटा ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे लिए तो ये अच्छा ही रहा। तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। श्याम पोटे ने एक रिवॉल्वर अपनी जेब में रखी और एक हाथ में पकड़े रहा। कहाँ मरना पसंद करेगा? क्या मतलब? खड़े खड़े मरोगे या आराम से सोफे पर बैठकर? तुम मुझे मारने वाले हो? हाँ। मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। किसी और का बिगाड़ा होगा। उसी ने मुझे कहा कि तुम लोगों को खत्म कर दूं, साथ में तगड़े नोट दिए। और उसका नाम जैम डिमोरा है? विनय बरूटा का स्वर कड़वा हो गया। यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। वो जैम डिमोरा नहीं भी हो सकता। मुझे नाम नहीं पता। मैं तो पूछ रहा था कि कहां पर मरना पसंद। बेड पर रखा नोटों से भरा ब्रीफकेस तुम ले लो और मुझे मत मारो। वो तो मैं तुम्हें मारकर भी ले सकता। अगली बार मार देना। वो ब्रीफकेस सिर्फ इस बार के लिए है, विनय बरूटा ने कहा। तुम श्याम पोटे का ईमान नहीं हिला सकते। जो काम हाथ में ले लिया है वो काम के हिसाब से पूरा होगा। श्याम पोटे रिवॉल्वर हिलाते कह उठा। लगता है तुम खड़े खड़े मरना चाहते हो। विनय बरूटा ने कुछ नहीं कहा। वो सतर्कता से श्याम पोटे को देखता रहा। वो कुछ नहीं कह सकता था। रिवॉल्वर हाथ में नहीं थी। इतना अंदाजा उसने लगा लिया था कि अभी श्याम पोटे से शूट करने का इरादा नहीं रखता। सिर्फ जान लेने आया होता तो गोली मार चुका होता उसे। जान बचाना चाहते हो? एकाएक श्याम पोटे ने पूछा। हर कोई अपनी जान बचाना चाहेगा। मैं भी चाहूंगा, बरूटा बोला। मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए, बता दोगे तो? मैगी के बारे में मैं जानकारी नहीं रखता, विनय बरूटा कह उठा। श्याम पोटे के होंठों के बीच कहर भरी मुस्कान उभरी। मैं तुमसे मैगी के बारे में नहीं पूछने वाला था। विनय बरूटा पोटे को देखने लगा। मुझे तुमसे ये जानना है कि जैम डिमोरा का हीरे जवाहरातों का संग्रह तुमने कहाँ रखा है? विनय बरूटा के होंठ सिकुड़ गए, फिर मुस्कुरा पड़ा। तो जैम डिमोरा ने भेजा है तुम्हें? मैं नहीं जानता जैम डिमोरा को, पर मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। मैं नहीं बता सकता। तुम्हें मालूम है पर तुम बताना नहीं चाहते, यही ना? सही समझे। सोच लो। जैम डिमोरा को वो हीरे जवाहरात कभी नहीं मिलने वाले, विनय बरूटा ने दृढ़ स्वर में कहा। ऐसे ही खड़े रहो। मैं इस मामले में ज्यादा सिर नहीं लगाना चाहता। तुम्हारी बात आगे कह देता हूं। यह सवाल पूछने में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं।
देखता हूँ आगे वाले क्या कहते हैं। मैं तो तुम्हें शूट करके अपना काम हल्का करना चाहता हूँ। इसके साथ ही श्याम पोटे ने मोबाइल निकाला और नाइट क्वीन का फ़ोन नंबर मिलाने लगा। विनय बरूटा के प्रति वह सतर्क था, नजरें उसी पर थीं। विनय बरूटा मौके की तलाश में था, परंतु कोई मौका उसे नहीं मिल रहा था। वो दरवाजे की चौखट पर खड़ा था, जबकि बरूटा स्वयं हॉल के बीचों बीच खुले में था। दोनों के बीच फासला था। ऐसे में वो कोई हरकत करता तो पोटे उसे बिना किसी परेशानी के शूट कर सकता था। बरूटा जानता था कि उसे फौरन कुछ करना होगा बचने के लिए। बात होते ही पोटे ने फौरन फोन पर कहा, इस वक्त विनय बरूटा मेरी रिवॉल्वर के निशाने पर सामने खड़ा है। तुमने तो कमाल कर दिया श्याम पोटे, नाइट क्वीन की आवाज कानों में पड़ी। अभी कमाल नहीं किया, वो तो करूंगा। तुमने जैम डिमोरा के हीरे जवाहरातों का संग्रह इससे पूछने को कहा था। हाँ, तो पूछा मैंने। नहीं बता रहा, बताने से इनकार करता है। अब गोली मार दूं? एतराज तो नहीं? ये तो मानता है कि वो हीरे जवाहरात इसके पास है। मानता है। मैं अपना काम लंबा नहीं करना चाहता, इसे शूट करना चाहता हूं। पोटे, 100 करोड़ की बात है। इससे इस सवाल का जवाब पा लिया तो तुम्हें 100 करोड़। मुझे परवाह नहीं 100 करोड़ की। ये मेरा आखिरी काम है। मैं इसे जल्दी से खत्म कर देना चाहता हूं। कुछ पल नाइट क्वीन की तरफ से चुप्पी रही, फिर आवाज आई, मैं तुम्हें 5 मिनट में फोन करती हूँ। समझ गया। अब तुम उससे पूछोगी जो। उधर से नाइट क्वीन ने फोन बंद कर दिया। श्याम पोटे ने फोन जेब में रखा। नजरें पहले से ही विनय बरूटा पर थी। जैम डिमोरा तुम्हें काफी बड़ी रकम दे रहा है मुझे मारने की, विनय बरूटा ने कहा। वो पैसे बरसा रहा है, पर मेरी दिलचस्पी पैसों में खत्म हो गई है। क्यों? मेरा भाई मारा गया, मैं अकेला रह गया और मेरे पास इतना पैसा है कि सारी जिंदगी मजे कर सकूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि ये मेरा आखिरी काम है। इसके बाद खतरे वाला कोई काम नहीं करूंगा। इस काम को यहीं छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकता। जिसने पैसा दिया है वो कहता है काम पूरा करूं। मैं उससे पंगा नहीं लेना चाहता, इसलिए उसका काम करूंगा। श्याम पोटे ने बेहद शांत स्वर में कहा। शिकार से कुछ पूछना हो तो फिर उसे मारना हो। शिकार से कुछ पूछना हो फिर उसे मारना हो तो बात लंबी हो जाती है, वरना तो ये काम बहुत आसान था। मुझे भूख लग रही है, कहने के साथ ही भरूटा किचन की तरफ बढ़ा। यहीं खड़े रहो। श्याम पोटे गुर्रा उठा। मुझे भूख लग रही है, किचन में जा रहा हूं। विनय बरूटा चल पड़ा। तुम भी वहीं आ। मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, पोटे पुनः गुर्राया। तुम मुझे शूट नहीं कर सकते, तुम्हें फोन आने का इंतजार है। विनय बरूटा रुका नहीं। विनय बरूटा किचन के पास आ पहुंचा। श्याम पोटे रिवॉल्वर थामे तेजी से आगे बढ़ता कठोर स्वर में बोला, ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकता। कम से कम अभी तो नहीं मार सकते। बरूटा किचन में प्रवेश कर गया। वो अपने और पोटे के बीच का फासला कम करना चाहता था। किचन में प्रवेश करते ही उधर देखा जहां छोटे बड़े चाकू रखे थे। तभी दरवाजे पर आहट हुई। विनय बरूटा ने पलट कर देखा, वहां पोटे खड़ा कठोर नजरों से उसे देख रहा था। हाथ में थमी रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ था। बरूटा मुस्कुराकर कह उठा, तुम बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो। अभी फुर्सत है तो सोचा कुछ खा लूं। तुम क्या लोगे? मेरे पास। मेरे ख्याल से तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, श्याम पोटे कसे हुए जबड़ों से बोला। तुम मरने वाले हो, तुम्हें अपनी जान की चिंता करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम जरूर कोई चालाकी करने वाले हो, परंतु इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हें गोली मारने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेनी होगी। तुम्हारा लाइसेंस टू किल मुझे मिल चुका है। ये हीरे जवाहरातों के बारे में जानना तो ऊपर का काम है।
तभी पोटे के जेब में पड़ा फोन बज उठा। उसने फोन निकालकर बात की। हाँ, पार्टी चाहती है कि जैसे भी हो तुम उससे हीरे जवाहरातों के बारे में जानकारी हासिल करो। वो बताने को तैयार नहीं है। तुम पता करो। इसी बात का तुम्हें 100 करोड़, मुझे 100 करोड़ लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पार्टी को हीरे जवाहरातों के बारे में जानने में दिलचस्पी है, उधर से नाइट क्वीन ने कहा। हम में ये बात तय हुई थी कि मैं इन्हें ख़त्म करूंगा और मैगी के बारे में भी पूछूंगा, श्याम पोटे ने तीखे स्वर में कहा। अब तुम्हारी तरफ से नई बातें खड़ी हो रही हैं। तुम्हें पार्टी की बात माननी चाहिए पोटे। ये काम का उसूल है। तुम्हारी रकम बढ़ा दी गई है। लेकिन मैं अकेला हूं, पोटे ने झुंझुलाकर कहा। गोपाल को मारकर तुमने गलती कर दी। वो इस वक्त तुम्हारे साथ होता तो सब कुछ आसान होता। अब बोलो मैं क्या करूं? पोटे गुस्से से चीखा। तुम, नाइट क्वीन का सोच भरा स्वर कानों में पड़ा, तुम्हें 2 आदमी मिल सकते हैं जो तुम्हारी बात मानेंगे। कैसे? वो तुम पर नजर रख रहे हैं और बाहर हैं। मैं अभी उन्हें भीतर भेजती हूं, कहकर नाइट क्वीन ने फोन बंद कर दिया। पोटे ने फोन कान से हटाया। नजरें बरूटा पर टिकी थी। अब तुम्हारी शामत आने वाली है, पोटे शब्दों को चबाकर बोला। क्यों? तुम्हें बताना होगा कि जैम डिमोरा के हीरे जवाहरात कहाँ पर हैं। 5 मिनट में 2 और लोग भीतर आ रहे हैं। तब तुम्हें बांधने का काम आसान हो जाएगा। उसके बाद तो तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हारी जगह मैं होता तो सब कुछ बताकर अपनी जान बचा। तभी बरूटा फुर्ती से अपनी टांग को घुमाता चला गया। जूते की ठोकर पोटे के रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ी। रिवॉल्वर तेज आवाज के साथ दरवाजे से टकराई और नीचे जा गिरी। पोटे संभल नहीं सका कि बरूटा ने उसका हाथ पकड़कर भीतर की तरफ धक्का दिया, तो वो तेजी से किचन के शेल्फ से जा टकराया। इसके साथ ही पोटे को किचन का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। पोटे के होंठों से तीव्र गुर्राहट निकली। वो संभला और दरवाजे के पास पहुंचा, परंतु किचन का दरवाजा बाहर से बंद था। पोटे गुस्से से दरवाजा भिड़भिड़ाने लगा। विनय बरूटा ने दरवाजा बंद किया और नीचे पड़ी रिवॉल्वर उठा ली। रिवॉल्वर उछलकर किचन से बाहर आ गई थी। पोटे ने कहा था कि 2 आदमी 5 मिनट में आ रहे हैं। वक्त कम था। बरूटा तेजी से बाहर दरवाजे की तरफ दौड़ा और उस दरवाजे से बाहर निकलकर ठिठका। सामने नीचे जाती सीढ़ियां थी जिनसे वो ऊपर आया था, और बगल में और भी ऊपर जाती सीढ़ियां थी। तभी बरूटा के कानों में कदमों की मध्यम सी आवाज पड़ी। कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। स्पष्ट था कि वो पोटे के आदमी थे। कदमों की आवाज एक व्यक्ति से ज्यादा की थी, मतलब कि वो 2 लोग थे। बरूटा रिवॉल्वर थामे ऊपर जाती सीढ़ियों पर चढ़ा और ठिठक गया। वो इतना ऊपर चढ़ गया था कि आने वाले लोग उसे नहीं देख सकते थे। फिर उसके कानों में कदमों की आवाज बेहद स्पष्ट हो गई। वो ऊपर आ पहुंचे। चंद पलों के इंतजार के बाद बरूटा के कानों में आवाज आई। यही है दूसरी मंजिल, हमें यहीं आना था। चलो, दरवाजा भी खुला है, दूसरी आवाज आई। इसके बाद कदमों के भीतर जाने की आवाज पड़ी। बरूटा उसी पल दबे पांव नीचे उतरा। दरवाजा खुला था। सामने 2 आदमियों की पीठ दिखाई दे रही थी। वो खड़े हॉल में नजरें घुमा रहे थे। तभी उनके कानों में किचन का दरवाजा भिड़भिड़ाने की आवाज पड़ी। बरूटा दबे पांव सीढ़ियां उतरता चला गया। वो जानता था कि यहां से निकलने का उसे पर्याप्त वक्त मिल गया है। उनसे झगड़ा करने का वक्त उनसे झगड़ा करके वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था। ये लोग उसे मारने और जैम डिमोरा के हीरे जवाहरातों के संग्रह के बारे में उससे पूछने आए थे। वो मुंह खोलता या नहीं खोलता, अंत में इन लोगों ने उसे मार ही देना था। जैम डिमोरा एक बार फिर मुसीबत के रूप में उसके रास्ते में आ चुका था। उससे बचना और निपटना जरूरी हो गया था। उन दोनों ने किचन का दरवाजा खोला। श्याम पोटे रिवॉल्वर थामे क्रोध से सुलगता बाहर निकला। वो कहाँ है? पोटे गुर्रा उठा। वो कौन? विनय बरूटा। हमें तो यहाँ कोई नहीं दिखा।
तुम कहाँ से आए हो? सीढ़ियों से। एक ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो कमीना किसी और रास्ते से निकल गया होगा। अच्छी तरह देखो, यहीं तो नहीं छिपा? श्याम पोटे ने दांत भींच कर कहा। वो मेरे हाथों से निकल गया। दिमाग खराब हो गया था मेरा जो उसे शूट नहीं किया। दोनों रिवॉल्वर निकालकर आसपास की जगह चेक करने लगे। पांव पटकता पोटे आगे बढ़ा और खिड़की के पास पहुंचकर बाहर झांका। उसे बरूटा दिखा जो कि कार में बैठ रहा था नीचे। पोटे खूनी निगाहों से कार को देखने लगा। कार आगे बढ़ गई। वह निकल गया। श्याम पोटे पलट कर गुर्राया। वो दोनों आदमी ठिठक कर पोटे को देखने लगे। पोटे का चेहरा सुलग रहा था। तभी पोटे का फोन बजने लगा। हेलो। पोटे फोन पर गुर्राया। विनय बरूटा तुम्हारे हाथों से बच निकला? नाइट क्वीन का स्वर कानों में पड़ा। तुम्हें कैसे पता? मेरा एक आदमी अभी भी बाहर निगरानी पर है। तो उसने बरूटा को गोली क्यों नहीं मारी? वो निगरानी करने वाला है, गोली चलाने वाला नहीं। नाइट क्वीन की आवाज में गंभीरता थी। पहले देवराज चौहान तुम्हारे हाथ से निकला, अब बरूटा। सब तुम्हारी गलती है, पोटे ने दांत भींच कर कहा। कभी कहती हो मैगी के बारे में पूछो, तो कभी कहती हो जैम डिमोरा के हीरे जवाहरातों के बारे में पूछो। इसी में शिकार को बच निकलने का मौका मिल जाता है। मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। अपने पैसे वापस ले लो। मैं पोटे, मैं अब तुम्हारा काम करने वाला नहीं। पोटे फोन पर चीखा। तुम्हारी वजह से मेरा काम लंबा और असफल होता जा रहा है। लोगों को मारना मेरा काम है, धंधा है, पूछताछ करना नहीं। आराम से पोटे, आराम से। तुम अपना आपा क्यों खो रहे हो? तुम लोगों की वजह से मैं असफल हो रहा। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। अब ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तुम्हें मैगी के बारे में नहीं पूछना है किसी से। उसका कोई और रास्ता निकल आएगा। और जैम डिमोरा के हीरे जवाहरात, इसके लिए तुम्हें विनय बरूटा को पकड़कर मेरे आदमियों के हवाले कर देना है। तुम्हारे आदमी जो इस वक्त तुम्हारे पास हैं? पोटे ने उन दोनों व्यक्तियों को देखा। बरूटा को मैं इनके हवाले करूं तो क्या ये उसे संभाल लेंगे? पोटे ने तीखे स्वर में कहा। ये दोनों बहुत खतरनाक हैं, किसी गलतफहमी में मत रहना। ठीक है, हाथ आने पर मैं बरूटा को इनके हवाले कर दूंगा और दूसरों को शूट करूंगा। हाँ, ऐसा ही। ये दोनों तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुम्हारे काम भी आएंगे। तुम्हें ज़रूरत भी है एक दो लोगों की। अब ये प्रोग्राम नहीं बदला जाएगा। प्रोग्राम बदला तो मैं काम छोड़ दूंगा। बेशक, अब जो मैंने कहा है वो फाइनल है। पोटे ने फ़ोन बंद किया और उन दोनों से पूछा। अब तुम लोग मेरे साथ काम करोगे? तुम्हें बताया गया है ये? तुमने कह दिया है, हमारे लिए इतना ही बहुत है। एक ने कान की लौ खुजलाते हुए कहा। तुम्हारे नाम क्या है? मुझे उस्मान कहते हैं और मैं मोती हूं। अगला दृश्य। विनय बरूटा ताज होटल के बाहर पहुंचा तो शाम के 5:35 हो रहे थे। तय वक्त से वो 1 घंटा लेट था, परंतु देवराज चौहान को अपने इंतजार में खड़े पाया। वो देवराज चौहान के पास पहुंचा। मैं लेट हो गया। विनय बरूटा मुस्कुराया। 1 घंटा। श्याम पोटे आ गया था। मेहमान नवाजी में इतना वक्त तो लगना ही था। बहुत जल्दी दिखाई उसने तुम तक पहुंचने में। वो मेरे से जैम डिमोरा के हीरे जवाहरातों के संग्रह के बारे में पूछ रहा था। तुम कार को कहीं पार्क करो, देवराज चौहान बोला। रास्ते में बात करेंगे। अब कहाँ जाना है? तुम्हें बताया था कि कुछ सोसाइटी गर्ल्स मेरी पहचान की हैं।
उनसे दूसरी सोसाइटी गर्ल्स का फ़ोन नंबर लेंगे और नाइट क्वीन का जो नंबर तुम्हारे पास है उससे चेक करेंगे। मकसद तो नाइट क्वीन को तलाश करने का है। 20 मिनट बाद दोनों एक ही कार में जा रहे थे। देवराज चौहान कार ड्राइव कर रहा था। बरूटा ने पोटे के आने के बारे में सब कुछ बताया। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस मामले के पीछे जैम डिमोरा ही है, वरना तुमसे हीरे जवाहरातों के उस संग्रह के बारे में नहीं पूछा जाता। देवराज चौहान ने कहा। जैम डिमोरा को अपने वो हीरे जवाहरात बहुत प्यारे हैं। मालूम है। जैम डिमोरा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये भी जानता हूं। तुम्हें हर समय सतर्क रहना होगा। कम से कम जैम डिमोरा सीधे सीधे मेरी जान नहीं लेगा। वो जानता है कि मैं मर गया तो हीरे जवाहरात उसे कभी नहीं मिलेंगे। मेरे से ज्यादा खतरा तुम्हें है। तुम्हें तो वो सीधे शूट करवा देगा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। सोनलाल किधर है? विनय बरूटा ने पूछा। मेरे कहने पर वो मुंबई से बाहर गया है। तुम्हें नचाने के लिए जैम डिमोरा फिर सोहनलाल को अपनी कैद में रखने की सोच सकता है। इस बार सोहनलाल उनके हाथ नहीं आएगा, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। वो लोग चैम्बूर के इलाके में पहुंचे जहां फ्लैट बने हुए थे। बरूटा ने रास्ते में से ही लीना नाम की युवती को फोन कर दिया था कि वो आ रहा था। बरूटा ने देवराज चौहान को बता दिया था कि लीना हाई प्रोफाइल सोसाइटी गर्ल थी, आसानी से किसी के पास नहीं बैठती। फ्लैट का दरवाज़ा नौकरानी ने खोला। उसने कहा, आप बैठें, मैडम अभी आ रही हैं। उनके बैठते ही कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी गई। ड्राइंग रूम बेहद सजा हुआ और अच्छा था। सजावट में अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया था। उन्हें मात्र 2 मिनट का इंतजार करना पड़ा कि एक दरवाजे से निकलकर लीना वहां आ पहुंची। लीना बेहद सुंदर, आकर्षक और लंबी टांगों वाली युवती थी। उसके बाल सुनहरी थे, रंग गोरा और सांवले के बीच का था। उसने स्कर्ट और टॉप पहन रखा था। बाल बहुत अच्छे ढंग से बना रखे थे। देखने में वो किसी अच्छे परिवार की लग रही थी। जब वो मुस्कुराई तो उसके दांतों की लड़ी दाएं से बाएं मोतियों की तरह चमक उठी। हेलो मिस्टर बरूटा। उसने विनय बरूटा से हाथ मिलाया। बरूटा ने खड़े होकर हाथ मिलाया। तुमसे मिलने को बहुत मन कर रहा था लीना, बरूटा ने कहा। रहने भी दो अब। इतना ही मन कर रहा होता तो कब के आ गए होते। 3 महीने हो गए हमें मिले। व्यस्त था। तो ऐसा कहो ना, गलत क्यों कहते हो? तुम्हारे साथ ये हैंडसम कौन है? ये मिस्टर चौहान है, मेरे दोस्त। लीना ने देवराज चौहान से भी हाथ मिलाया और सामने सोफे पर बैठती कह उठी। कहो, मेरे से क्या कम पड़ गया? तुम कैसे कहती हो कि मैं काम की खातिर आया हूं? विनय बरूटा मुस्कुराया। मस्ती के लिए अकेले आते, अपने दोस्त को साथ लाए हो तो जरूर कोई बात होगी, लीना ने कहा। तुम्हारा ख्याल ठीक भी है, कुछ काम ही है। बरूटा संजीदा होकर कह उठा। हमें किसी मामले में एक सोसाइटी गर्ल की तलाश है। उसका फ़ोन नंबर हमारे पास है, परंतु उसे फ़ोन करना ठीक नहीं समझते। तुम्हारे पास कई सोसाइटी गर्ल्स के फ़ोन नंबर होंगे। वो नंबर हमें बताओ ताकि हम अपने पास वाले नंबर से मिलान कर सकें। लीना ने दोनों को देखकर कहा। मामला क्या है? तुम्हें नहीं बताया जा सकता। मुझे वह नंबर बताओ, शायद मैं कुछ। सॉरी लीना, बरूटा ने खेत भरे स्वर में कहा। हम वो नंबर किसी को दिखाना नहीं चाहते। लफड़े वाला मामला है? हाँ। कहीं मैं मुसीबत में ना पड़ जाऊं? ऐसा कुछ नहीं है। तुम इस मामले से दूर ही रहोगी। लीना भीतर के कमरे में जाकर एक डायरी ले आई। उसने करीब 15 सोसाइटी गर्ल के मोबाइल नंबर बताए, परंतु देवराज चौहान ने इनकार किया कि इसमें उसके काम का नंबर नहीं है।
मुझे 2-3 दिन का वक्त और दो तो मैं और भी नंबर पता कर सकती हूँ, लीना बोली। मुंबई में कितनी सोसाइटी गर्ल्स होंगी? देवराज चौहान ने पूछा। समझो लाख के करीब होंगी, लीना बोली। और उनमें से हम एक को ढूंढ रहे हैं। ये बहुत कठिन काम है। देवराज चौहान ने विनय बरूटा को देखा। है तो कठिन, बरूटा ने सिर हिलाया। लेकिन ज्यादा कठिन भी नहीं है, लीना एक एक कह उठी। पैराडाइज क्लब में 80% सोसाइटी गर्ल्स ने सदस्यता ले रखी है, क्योंकि वहां पर उन्हें अमीर कस्टमर आसानी से मिल जाते हैं। क्लब के रजिस्ट्रेशन रजिस्टर में उन सब सोसाइटी गर्ल्स के फ़ोन नंबर और नाम लिखे हैं, वहां से देख सकते हैं। क्या हमें देखने को रजिस्टर मिल जाएगा? विनय बरूटा ने पूछा। शायद नहीं, उस रजिस्टर को सुरक्षित रखा जाता है, लीना बोली। कहाँ रखा जाता है? मैं नहीं जानती, लेकिन ये पक्का है कि ऐसा रजिस्टर है वहां? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, मेरे सामने कभी मेरा नाम और फ़ोन नंबर वहां लिखा था। तब मैंने देखा था कि रजिस्टर में सिलसिलेवार अन्य सोसाइटी गर्ल्स के नाम फ़ोन नंबर दर्ज थे, लीना ने सिर हिलाकर कहा। हम कोशिश कर सकते हैं पैराडाइज क्लब जाकर। बरूटा ने देवराज चौहान को देखा। उस क्लब में प्रवेश करने की फीस 3,000 रुपये है, लीना बोली। अधिकतर वहाँ सालाना मेंबर हैं, जो कि 1 साल की सदस्यता फीस एक साथ और काफ़ी मोटी देते हैं। सोसाइटी गर्ल का नाम नंबर रजिस्टर पर क्यों नोट किए जाते हैं? देवराज चौहान ने पूछा। ताकि कस्टमर की डिमांड पर लड़की को बुलाया जा सके। यह सारा काम पैराडाइज क्लब में चोरी छिपे होता है? देवराज चौहान ने पूछा। पुलिस को सब मालूम है। पैराडाइज क्लब फ्रेंडशिप के लिए मशहूर है। वो आपको लड़कियों से दोस्ती करने का मौका देता है, परंतु क्लब के भीतर कोई गलत काम नहीं होता। अब ये कस्टमर और लड़की के ऊपर है कि उनकी दोस्ती कहाँ तक जाती है, वे वहां से बाहर जाकर क्या करते हैं। इस पर भी पैराडाइज क्लब हर हफ्ते मोटी रकम पुलिस को देता है, लीना ने बताया। अगर हम मोबाइल नंबर द्वारा उस लड़की का नाम जान लेते हैं तो उसे बुला सकते हैं? क्यों नहीं, वहाँ एक स्पेशल काउंटर बना है, वहाँ जाकर लड़की का नाम बताकर उसे बुलाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लड़की नहीं आती तो? पैराडाइज क्लब के अपने नियम हैं, लड़की आने से मना नहीं कर सकती। एक बार आने से इनकार करती है तो दूसरी बार क्लब के बुलावे पर उसे आना ही होगा। यानी कि अगर वो लगातार 2 बार इनकार करती है तो क्लब उसकी मेंबरशिप खत्म कर देगा। कोई भी सोसाइटी गर्ल नहीं चाहेगी कि पैराडाइज से उसका नाता टूटे। देवराज चौहान ने विनय बरूटा से कहा। हमें चलना चाहिए। मुझे बताओ मामला क्या है, शायद मैं तुम लोगों की सहायता कर सकूं, रीना बोली। देवराज चौहान और विनय बरूटा खड़े हो गए। जिसे ढूंढ रहे हो उसका हुलिया बताओ कि वो देखने में कैसी है, शायद मुझे उसका पता हो, लीना फिर बोली। यही तो दिक्कत है कि हम उसका हुलिया भी नहीं जानते, बरूटा ने कहा। फिर तो उसे तलाश कर पाना कठिन है। शायद फोन नंबर के दम पर उसे ढूंढ ले। लीना से इजाजत लेकर विनय बरूटा और देवराज चौहान बाहर निकल गए। अगला दृश्य, पैराडाइज क्लब। माहिम रोड पर एकमात्र रात को रोशनियों से जगमगाने वाली इमारत। शाम ढलते ही उस खूबसूरत इमारत के माथे पर लगा नियॉन साइन चमकने लगता, रोशनियों से, और पैराडाइज क्लब के अक्षर दिखने लगते। इसके अलावा इमारत के सामने की तरफ रंग बिरंगी जलती बिजली की लड़ियां नजर आने लगती, जैसे कि आज दिवाली हो। प्रवेश गेट पर भी रंग बिरंगी रोशनी का इंतजाम था। ये सब इसलिए कि जब कोई इधर आए तो उसे एहसास हो कि वो खूबसूरत चमकती दुनिया में पांव रखने जा रहा है। रात के 9:10 पर देवराज चौहान और विनय बरूटा ने वहां प्रवेश किया। कार को वो बाहरी गेट से भीतर लेते चले गए। इमारत के बाईं तरफ इतनी बड़ी खाली पार्किंग थी कि 50 कारों को वहां खड़ा किया जा सके।
4 पार्किंग अटेंडेंट थे। भरपूर रोशनी थी पार्किंग वाली जगह पर। पार्किंग में कार खड़ी करने के बाद वे क्लब के मुख्य गेट के पास जा पहुंचे। वहां लंबी सी टोपी पहने 2 दरवान खड़े थे जो कि आने जाने वालों के लिए दरवाज़ा खोल रहे थे। उनके पास ही काला सूट पहने एक व्यक्ति मौजूद था जिसके कोट पर पैराडाइज क्लब का एक बैच लगा चमक रहा था। जब वो पास पहुंचे तो काले सूट वाले ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा, फिर 2 कदम आगे बढ़कर बेहद प्यार से बोला, आप लोग क्लब के मेंबर हैं? नहीं, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। आपको भीतर जाने के लिए एंट्री फीस चुकानी होगी, उसने कहा। वो सामने एंट्री फीस चुकाने की विंडो है। विनय बरूटा बिना कुछ कहे उस विंडो की तरफ बढ़ गया। 2 मिनट में ही वापस आया तो उसके हाथ में विजिटिंग कार्ड जितने 2 कार्ड थे। काले सूट वाले ने वो कार्ड लिए और उन्हें भीतर जाने दिया। भीतर प्रवेश करके वो ठिठके। ये लॉबी थी। एक तरफ छोटा सा रिसेप्शन काउंटर था। बीचों बीच बैठने के लिए सोफे पड़े थे। लॉबी में कुछ कुछ फासले पर 4 दरवाजे नजर आ रहे थे जिनमें से यदा कदा लोग आ जा रहे थे। जाना कहाँ है? विनय बरूटा ने पूछा। पहले हमें पैराडाइज क्लब का सिस्टम और यहाँ के रास्तों के अलावा स्टाफ की ड्यूटी का सिस्टम समझना होगा, देवराज चौहान बोला। हम इस जगह से पूरी तरह अनजान हैं। हमारे पास कितना वक्त है अपने काम को करने का? क्लब कितने बजे बंद होता है? देवराज चौहान की निगाह उस खूबसूरत युवती पर जा टिकी जो काउंटर के पीछे से निकलकर उनकी तरफ आ रही थी। उसकी उम्र महज 20 साल रही होगी। ब्लैक स्कर्ट, वाइट शर्ट और ऊपर ब्लैक कोट पहन रखा था। कोट पर पैराडाइज क्लब का बैच लगा था। पास पहुंचकर लिपस्टिक भरे होंठों से मुस्कुराती हुई वो कह उठी, मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ? हम यहाँ पहली बार आए हैं, देवराज चौहान ने कहा। स्वागत है आपका, वो मीठे स्वर में बोली। हमें कहाँ जाना चाहिए? बार रूम में जाना चाहें तो ये दरवाज़ा है, डिनर के लिए वो दरवाज़ा है, और अगर महिला दोस्त बनाने की इच्छा हो तो वो वाला दरवाज़ा है। युवती ने बारी बारी तीनों दरवाजों की तरफ इशारा किया। हर सेक्शन अलग है? ऐसा नहीं है, भीतर से जगहें जुड़ी हैं। आप एक से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ये चौथा दरवाज़ा किस बात के लिए है? यहाँ सिर्फ क्लब का स्टाफ ही जा सकता है। हमें किसी महिला दोस्त की ज़रूरत है परंतु हम किसी को नहीं जानते। तो आप उस दरवाजे से भीतर जाइए, आपकी समस्या का हल निकल जाएगा। देवराज चौहान और विनय बरूटा उस दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए। छोटी सी गैलरी को पार करके वो एक बड़े हॉल में जा पहुंचे जो रोशनियों से जगमगा रहा था। जगह जगह सजावट की गई थी। यहाँ पहुंचकर उदास मन भी खिल जाए, कुछ ऐसा माहौल था। जगह जगह खूबसूरत टेबल कुर्सियां मौजूद थी। ज्यादातर वहां जोड़े बैठे हुए थे। खासतौर से युवतियों को देखा जाए तो वो एक दूसरे से ज्यादा सजी, एक दूसरे से ज्यादा हसीन थी। किसी ने हाथों में हाथ ले रखा था तो कोई सटकर बैठी थी। गुलाबी मौसम था हर तरफ। उनके बीच वेटर और वेट्रेस यूनिफॉर्म में घूम रहे थे, ऑर्डर सर्व कर रहे थे। चहल पहल जारी थी। देवराज चौहान और विनय बरूटा की निगाह हर तरफ गई। हमें उस रजिस्टर तक पहुंचना है, बरूटा ने धीमे स्वर में कहा। एक तरफ मौजूद ऊंचे से काउंटर के पीछे से निकलकर काले सूट वाला युवक उनके पास पहुंचा। वेलकम सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें महिला दोस्त चाहिए, देवराज चौहान बोला। इंतज़ाम हो जाएगा सर। एक एक महिला आप दोनों को चाहिए? उसने पूछा। हाँ, लेकिन हम यहाँ पहली बार आए हैं और किसी को नहीं जानते। सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने ऐसे ही। युवतियों की तस्वीरें तो तुम्हारे पास होंगी। तस्वीरें? नहीं, हम किसी की तस्वीरें नहीं रखते, युवक ने इनकार किया। तो हम अपने पसंद की लड़की कैसे चुन सकेंगे? मैं आपके सामने ऐसी लड़कियां पेश करूंगा कि उन्हें देखते ही आप पसंद कर लेंगे। यहाँ से चलो, मैं इस तरह लड़की नहीं पसंद करता, विनय बरूटा मुंह बनाकर कह उठा। सुना तुमने?
मेरा दोस्त चाहता है कि लड़की को वो स्वयं ही पसंद करे। मैं आपकी तसल्ली करा दूंगा, आप बैठिए तो सही। क्या कोई और तरीका नहीं है लड़की को पसंद करने का? देवराज चौहान बोला। और क्या तरीका होगा? मेरा दोस्त लड़कियों को उनके नामों से पसंद करता है। तुमने लड़कियों के नाम कहीं लिख रखे हैं? नाम? युवक के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। कुछ नाम मेरे दोस्त के लकी नाम है, अगर तुम्हारे पास लड़कियों के नामों की लिस्ट है तो। लिस्ट तो है सर, युवक हिचकिचा कर बोला, पर वो हम कस्टमर को नहीं दिखा सकते। मुझे भी नहीं, विनय बरूटा कह उठा। नहीं सर, मालिक की तरफ से उन नामों को गुप्त रखने का ऑर्डर है। अगर तुम्हें 5,000 मिले तो भी? देवराज चौहान बोला। 5,000? जल्दी जवाब दो, नहीं तो हम किसी दूसरे क्लब में जाते हैं। ठीक है सर, परंतु आप ये बात किसी और से नहीं कहेंगे कि आपने लड़कियों के नामों की लिस्ट देखी है। हम क्यों किसी को कहेंगे? मेरे साथ आइए, मैं आपको एक रजिस्टर दिखाता हूँ जहाँ सब सोसाइटी गर्ल्स के नाम और फ़ोन नंबर लिखे हैं। तभी उस दरवाजे से उस्मान और मोती ने भीतर प्रवेश किया। सामने ही देवराज चौहान और विनय बरूटा खड़े थे। दोनों की खतरनाक निगाह उन दोनों के चेहरों पर जा टिकी। फिर एक दूसरे को देखा। कहाँ जाना पड़ेगा हमें? बरूटा ने पूछा। पास ही। आज मालिक नहीं आएंगे, उनके ऑफिस में रजिस्टर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। रजिस्टर इस तरह खुले में क्यों रखा है? मेरे लिए। कोई कस्टमर किसी सोसाइटी गर्ल की डिमांड करता है तो वहां से उसका फ़ोन नंबर देखकर उसे कॉल कर सकूं। एक मिनट। कहने के साथ ही वो युवक कुछ कदम दूर खड़े उस्मान और मोती के पास पहुंचकर बोला, वेलकम सर, आप सीट लीजिए, मैं 2 मिनट में आपके पास आया। फिर वो युवक देवराज चौहान और विनय बरूटा को लेकर वापस लॉबी वाली जगह पर पहुंचा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जहां सिर्फ क्लब का स्टाफ ही जा सकता था। इस बीच युवक की निगाह रिसेप्शन काउंटर के पीछे बैठी युवती से मिली तो दोनों ने हाथ हिला दिया। युवक उन दोनों को लेकर उस कमरे के भीतर प्रवेश कर गया। वहां कुछ कमरे बने हुए थे। वह उन्हें एक कमरे में ले गया जो कि सजा धजा ऑफिस था। लंबी टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर थी। इस तरफ 2 कुर्सियां मौजूद थी। इस वक्त वहां कोई भी नहीं था। युवक ने जल्दी से टेबल की ड्रॉअर में से मोटा सा रजिस्टर निकाला और उसे टेबल पर रखता हुआ कह उठा, इसमें सब सोसाइटी गर्ल्स के नाम और फ़ोन नंबर हैं। नाम से लड़की पसंद कर लो और उसका फ़ोन नंबर नोट करके मेरे पास ले आना, मैं उसे फ़ोन करके बुला लूँगा। हो सकता है कि वो यहीं पर मौजूद हो। हम अभी आते हैं, देवराज चौहान ने कहा। युवक खड़ा रहा। कुछ कहना चाहते हो? 5,000? युवक बोला। देवराज चौहान ने उसे 5,000 दिए तो वह जाते वक्त बोला, रजिस्टर को वापस दराज में रख देना। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। तुम रजिस्टर चेक करो, विनय बरूटा बोला, क्योंकि नाइट क्वीन का फ़ोन नंबर तुम ही जानते हो। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठा और रजिस्टर अपनी तरफ सरका कर उसे खोला। मोटा रजिस्टर आधे से ज़्यादा भरा हुआ था। हर पेज पर 3 नाम, 3 फ़ोन नंबर थे। इसमें तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, बरूटा ने कहा। 15 मिनट से ऊपर का काम नहीं है, फ़ोन नंबर ही तो मिलाना है, कहकर देवराज चौहान ने रजिस्टर चेक करना शुरू किया। बरूटा उस कमरे में टहलने लगा। मिनट भर ही बीता कि दरवाज़ा खुला और उस्मान और मोती ने भीतर प्रवेश किया। बरूटा ठिठक गया। देवराज चौहान ने रजिस्टर से नज़र हटाकर उन दोनों को देखा। उस्मान और मोती के चेहरे पर खतरनाक भाव ठहरे हुए थे। देवराज चौहान और बरूटा की नज़रें मिली। देवराज चौहान ने रजिस्टर को छोड़ा और सतर्कता से उसका हाथ जेब की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल उंगलियां रिवॉल्वर के गिर्द लिपट गई। कौन हो तुम दोनों? विनय बरूटा ने पूछा। वो सावधान दिख रहा था। चलो उधर, उस्मान गुर्राया। उधर दीवार के साथ लग जाओ। क्यों? तभी दरवाजे पर श्याम पोटे आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। श्याम पोटे को देखते ही देवराज चौहान और बरूटा चौंके।
बरूटा ने फुर्ती से टेबल के पीछे की तरफ छलांग लगा दी, जबकि देवराज चौहान ने बिजली की सी तेजी से रिवॉल्वर सीधी की और एक के बाद एक 3 फायर किए। पहला फायर पोटे पर, दूसरा, तीसरा उस्मान और मोती पर। श्याम पोटे देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर देखते ही दरवाजे से हट गया था। वो बच गया। उस्मान और मोती को गोली लगी, वो नीचे लुढ़क गए। देवराज चौहान फुर्ती से कुर्सी से उठा और दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचा। उसे आशा थी कि पोटे दरवाजे के पास ही छुपा होगा, परंतु बाहर कोई भी नहीं था। फायर की आवाजें गूंज चुकी थी। दूसरे कमरे में से 2-3 लोग निकले, परंतु जब देवराज चौहान को रिवॉल्वर के साथ बाहर देखा तो वो तुरंत कमरे में वापस भागे। उसी पल विनय बरूटा रजिस्टर थामे दरवाजे के पास पहुंचता कह उठा, यहां से निकलो। दोनों तेजी से बाहर निकलते चले गए। रिवॉल्वर देवराज चौहान ने जेब में रख ली थी। 5 मिनट बाद ही दोनों कार को सड़क पर दौड़ा रहे थे। कार ड्राइव करते देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती थी। विनय बरूटा गोद में रजिस्टर रखे गंभीर दिख रहा था। बरूटा, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला, ये बात कौन जानता था कि हम पैराडाइज क्लब जाने वाले हैं? कौन जानता था? हमारे अलावा सिर्फ लीना जानती थी। लीना? बरूटा चौंका। नहीं, तुम खामखा लीना पर शक कर रहे हो। तो फिर श्याम पोटे को कैसे पता लगा कि हम पैराडाइज क्लब में हैं और वो वहां आ गया? विनय बरूटा कार के अंधेरे में देवराज चौहान को देखने लगा। मेरे ख्याल में, बरूटा बोला, नाइट क्वीन वहां पर होगी। उसने हमें देखा और पोटे को फोन कर दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। हम वहां घिर गए थे और हमारे पास कुछ भी करने का मौका नहीं था। तुमने तेजी दिखाई और बच निकले, परंतु वहां से पोटे इस तरह गायब नहीं हो सकता, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। मैं समझा नहीं। श्याम पोटे आधा पागल और हिम्मती इंसान है। वो भागने वालों में से नहीं है। तुम्हारा मतलब कि वो हमारे पीछे हो सकता है? विनय बरूटा ने पीछे निगाह मारी। इस तरह कुछ नहीं पता चलेगा। सड़क पर भीड़ है, आगे पीछे गाड़ियां हैं, देवराज चौहान ने कहा। वैसे भी हमें कार रोकनी है, रजिस्टर चेक करना है। जब कार रुके तो तुम सतर्क रहना। कहाँ रोकोगे कार? कुछ आगे रॉजर मॉल है, उसकी पार्किंग में रुकना ठीक होगा। विनय बरूटा ने रिवॉल्वर निकालकर गोद में रख ली।